चार का वार देख रही हैं आप और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। चार के वार में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बिहार से जुड़ी हुई खबर, जहां बिहार के सीएम नीतीश के बयान पर घमासान मचा हुआ है। नीतीश ने विपक्ष को एकजुटता का संदेश क्या दिया कि बीजेपी ने हमले की बौछार शुरू कर दी। किसने क्या कहा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। जी बिल्कुल, चार के वार में मैं आपको बताऊंगी अगली बड़ी खबर, दरअसल जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा है। सिसोदिया ने इसके लिए बजट में व्यस्त होने का हवाला दिया है। इस पूरी खबर पर दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी आयुषी। जी बिल्कुल, चार के वार में मैं आपको बताऊंगी अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां शिंदे वर्सेस उद्धव गुट के बीच मचे बवाल की हर खबर की जानकारी आपको दूंगी, जिसे लेकर संजय राउत ने अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। तो चार के वार में अगली खबर की जानकारी मैं आपको दूंगी। दरअसल स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की यह खबर है। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का बल्ला हमेशा नए रिकॉर्ड बनाता रहता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इस पूरे खबर पर डिटेल से जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जानिए आज की बड़ी खबर मेरी सहयोगी करिश्मा से। बिल्कुल, बड़ी खबरों पे हम बात करेंगे, लेकिन आपको सीधे अभी फिलहाल जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पे सीएम अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, आप देखते हो अट्टालिकाएं, वो खाली मशीनों नहीं बनती है, मजदूरों से बनती है। तो मजदूर जब 55-60 साल का होता है, सही साथ नहीं देता उसका भी। आप बताइए वो क्या करे जिंदगी भर, पेंशन होती नहीं उसकी कोई। तो हमने कहा जितने बुजुर्ग लोग हैं मजदूर के अलावा भी, मैंने 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ। अभी मैंने कह दिया पहले 500 पेंशन मिलती थी विधवाओं को, 750 मिलती थी 55 साल तक को। अभी मैंने घोषणा करी 4 दिन पहले ही सभी को 1000 रुपये, किसी को पेंशन कम नहीं मिलेगी। अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए हम देंगे प्रति साल पेंशन के रूप में। और आपको यहाँ की हंसी आएगी, भारत सरकार भेजती है 300 करोड़ रुपये हमें, उनमें से 12,000 करोड़ में 300 करोड़ भेजती है भारत सरकार, 200 रुपये प्रति व्यक्ति के नाम से। तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की शुरुआत तीसरे चरण की हुई। सीएम अशोक गहलोत ने यह साफ तौर से कहा कि पानी की समस्या को बारीकी से समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान दरअसल 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता को लेकर संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को फैसला करना है कि वो सबको साथ लेकर चले। उनकी अगुवाई के बिना बीजेपी को चुनौती देना मुश्किल है, जिस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 में अगर विपक्ष एक साथ आ जाए तो बीजेपी को 100 सीटों पर समेटा जा सकता है, लेकिन हालात यह है कि बिहार संभलता ही नहीं है, कांग्रेस भाव देती नहीं है और नीतीश कुमार सपने देख रहे हैं। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है। आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी को लिफ्ट नहीं दे रही है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई और हो, एक बात नहीं समझते कि आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। नीतीश बाबू, आप तो ऐसे नहीं थे। देवेगौड़ा बनना चाहते हैं, इंदर गुजराल बनना चाहते हैं, तो उसमें 5-6 महीना से अधिक नहीं चलता है मामला। सवाल है कि नीतीश बाबू फंस गए हैं लालू जी के चक्कर में, तेजस्वी के चक्कर में, और गए थे प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर के, और उधर से लिफ्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इस पर हम क्या बोले? तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू जी के चक्कर में नीतीश बाबू फंस गए हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश के बयान पर अब जयराम रमेश का बयान भी सामने आया। नीतीश कुमार के बयान का स्वागत करते हुए उनकी तरफ से कहा गया, हम अपनी भूमिका अच्छे से जानते हैं। आगे कहा कि हमने हमेशा से बीजेपी के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, हम शुरू से विपक्षी एकता के पक्षधर रहे हैं। विपक्षी एकता भारत जोड़ो यात्रा का एक नतीजा भी है। तो देखिए, एक तरफ कहीं ना कहीं जहां नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए जयराम रमेश नजर आए, उधर दूसरी तरफ चेतावनी भी दी है कि आप हमें गलत ना समझिए, हम शुरू से विपक्षी एकता के पक्षधर रहे हैं। और आगे उनकी तरफ से भी कहा गया कि हमने पहले भी समर्थन कभी भी भाजपा का नहीं किया। जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है
बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। तो देखिए, इसी मामले पर सियासत गर्म क्यों हुई है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां दमखम के साथ जुट गई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पूरे विपक्ष को एक धागे में पिरोने की कोशिश की है। नीतीश ने साथ आने का न्योता दे दिया है, लेकिन यूं लगता है कि विपक्ष अभी भी 2024 के नेतृत्व को लेकर संशय में है। तभी तो नीतीश के बयान पर विपक्ष ये कहता नजर आया कि पहले आप अपनी पार्टी को संभालिए। (2024) के चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता कदम भर रहे हैं। एक बार फिर नीतीश विपक्ष को एक धागे में पिरोने में जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का अगुवा कौन होगा भगवान जाने। पटना में CPI-ML का राष्ट्रीय कन्वेंशन था। तेजस्वी यादव के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, जहां उन्होंने बड़ी बात कही, कांग्रेस को साथ आने का न्योता भी दिया। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कर ही दिए। अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कह ही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई। सियासत में नीतीश बाबू इतने मजबूर हुए कि उन्हें इजहार मोहब्बत करना पड़ा। मोदी से अदावत ऐसी कि खुद को कांग्रेस के सामने समर्पण कर दिया। जब नीतीश ने कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा किया तो खुलेआम कांग्रेस को साथ आने का न्योता भी दे दिया। इधर नीतीश के ऑफर की देर थी, उधर सामने बैठे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी आई लव यू वाले तार छेड़ दिए। कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। इस मंच से दिल की बातों का इजहार हुआ तो तेजस्वी यादव भी खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने भी कांग्रेस को जल्द फैसला लेने की बात कही। आज की तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। नीतीश ने तो दावा ठोक दिया कि अगर ये महागठबंधन लोकसभा चुनाव में उतरता है तो बीजेपी 100 सीट के अंदर सिमट जाएगी। एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। इतना ही नहीं, नीतीश बाबू ने फिर से साफ किया कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। उनका बस एक ही मकसद है, मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना। अपने लिए
ही अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अच्छी तरह जान लीजिए, हमको नहीं कुछ चाहिए। आप बिना मतलब का नारा लगाने लगता है सर, हम मना करते हैं वो अलग बात, कोई करे, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा है सब एकजुट करके होंगे, हम मिल करके, हमको हमारी इच्छा नहीं है और जिसको भी लगाना हो लगाइए। नीतीश के इस बयान ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया। बीजेपी ने नीतीश पर जमकर निशाना भी साधा। मन में बिहार की एक कहावत है, फुटफुड़ी फुट रहा है प्रधानमंत्री बनने का। जो नीतीश कुमार 17 साल में बिहार के विकास के समाधान यात्रा में अभी निकले थे, यानी विकास कर नहीं पाए, जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, वो नीतीश कुमार आज देश में विपक्षी एकता के लिए, विपक्षी एकता नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कन्वेनर बना दे। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। हिंदी का एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या ना करूं। तो क्या करूं क्या ना करूं के असमंजस में बिहार को वो गर्त में धकेल रहे हैं। किसको सुझाव दे रहे हैं? उन्हीं को सुझाव दे रहे हैं ना जिनके खिलाफ वो लगातार लड़ते रहे हैं। भले ही सत्ता के लिए वो गलबहियां कर रहे हों, लेकिन आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संघर्ष था, जिस संघर्ष से वो उपजे हैं, वो संघर्ष तो कांग्रेस के खिलाफ था, कांग्रेस की हिटलरशाही के खिलाफ था। आज कैसी दयनीय स्थिति आ गई है, कैसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि वो कांग्रेस के ही पीछे घूमने को मजबूर है। बिहार में सियासी समीकरण हर चुनाव में बदल जाते हैं, जिसकी कमान कई सालों से नीतीश के हाथों में है। इसी बीच ज्योतिरादित्य मांझी ने अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी। उन्होंने कहा, आजादी मिले हुए 75 साल हो चुके, बावजूद आज तक दलित और भूइयां समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मंत्री संतोष सुमन मांझी पढ़े लिखे हैं, उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं मांझी के बयान पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा इसका फैसला जनता करती है, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। इस बार नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की तिकड़ी कदम भर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी एकता में फूट दिख रही है। खुद नीतीश कुमार को यह बात नहीं पता होगी कि 2024 में विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। खुद नीतीश को यह नहीं पता होगा कि विपक्ष का अगुवा कौन होगा। देखना होगा कि नीतीश विपक्ष को एक धागे में पिरोने में कितने कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और बिहार की सियासत के बाद अब रुख करेंगे दिल्ली से जुड़ी खबर का। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दिल्ली शराब कांड से जुड़ी हुई देते हैं। दरअसल शराब घोटाले मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बजट में बिजी होने की वजह से फिलहाल पूछताछ में शामिल होना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और वहीं मनीष सिसोदिया के अनुरोध के बाद से सीबीआई ने भी अब उन्हें एक हफ्ते का वक्त दे दिया है। दरअसल बजट पेश होना है दिल्ली का और इसी को लेकर के वक्त की मांग की थी मनीष सिसोदिया ने, जिसके बाद से एक हफ्ते का वक्त मनीष सिसोदिया को दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर सीबीआई ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से अनुरोध किया कि फिलहाल वो दिल्ली का बजट बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त है। ऐसे में उनका पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जा पाना मुश्किल है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बजट की वजह से वो फरवरी के आखिर तक उनके लिए सीबीआई की पूछताछ में शामिल हो पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए, जिसके बाद सीबीआई ने भी उनके अनुरोध पर पूछताछ के लिए उन्हें एक हफ्ते का वक्त दिया। इसीलिए मैंने सीबीआई के ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया है कि भाई
आपकी हर पूछताछ में मैंने सहयोग किया है, मैं आगे भी करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा डे टू डे, मैं दिन रात एक करके बजट को फाइनलाइज कर रहा हूं, और किसी भी वित्त मंत्री के लिए जब बजट फाइनल हो रहा होता है तो उसको दिन रात एक करके काम करना होता है। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि बजट की एक हफ्ता 5 दिन ये फरवरी के एंड में मुझे फिर से बुला लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे कभी भी बुला लें, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। एक्साइज पॉलिसी पे मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन अभी बजट की प्रोसेस को डिरेल ना करें। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि वो फरवरी के अंत तक सीबीआई ऑफिस जाएंगे और उस दौरान जब भी सीबीआई उन्हें बुलाएंगी वो वक्त पर पहुंचेंगे। हालांकि इससे पहले सिसोदिया ने ट्वीट भी किया था और कहा था कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से बीजेपी उन्हें रोकना चाहती है। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे। वहीं अब आपको इस पूरे मामले के बारे में भी तफसील से बताते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली सरकार पर आरोप, फायदे के लिए टेंडर के नियमों में बदलाव, शराब कंपनियों को फायदे के लिए बदले नियम, मंत्री सिसोदिया ने की नियमों की अनदेखी, कोविड के नाम पर शराब कंपनियों को छूट, शराब कंपनियों को 144.36 करोड़ की छूट, बिना एलजी को बताए आबकारी नीति में बदलाव। वहीं अब आपको दिल्ली सरकार पर लगे उन आरोपों की भी जानकारी देते हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। सरकार पर 4 नियम तोड़ने के आरोप, व्यापार नियमों के लेन देन 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010। वहीं मनीष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ाने में दिनेश अरोड़ा का भी बड़ा हाथ है, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं और उनकी गवाही सिसोदिया के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बनती जा रही है। मनीष सिसोदिया पर शिकंजा, घोटाले में शामिल दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने। आबकारी नीति घोटाले में शामिल ज्यादातर लोग पकड़े गए। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता से भी पूछताछ हुई थी। बाद में के कविता के सीए बुच्ची बाबू गिरफ्तार। आप नेता विजय नायर को 100 करोड़ रुपए मिले। सिसोदिया, कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन समेत मंत्री समूह ने नीति बनाई। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमित शाह पर संजय राउत ने बड़ा हमला किया है। खबर यह है कि शाह के बयान को जनता सीरियस नहीं लेती। राउत ने यह बड़ा हमला करते हुए ये बात कही है। फैसले खरीदने से कुछ बदलने वाला नहीं है, संजय राउत ने कहा। दरअसल पहले पार्टी हाथ से गई और उसके बाद चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार उद्धव गुट जो बैकफुट पर आ गया, इसके बाद लगातार उद्धव गुट की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है। अब संजय राउत का ये कहना है कि चुनाव आयोग का फैसला जो है वो बीजेपी की तरफ से खरीदा गया है। फैसले खरीदने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अमित शाह जी क्या बोलते हैं उसके ऊपर महाराष्ट्र ने कभी गंभीरता से उनकी बात नहीं ली है। जिन लोगों का विश्वास सत्य और न्याय खरीदने में है, उनके ऊपर हम क्या बात करें। किसकी जीत हो गई है और किसकी हार हो गई है, यह महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी। जब मौका मिले, जब समय आएगा, तो इस राज्य की जनता सब कुछ दिखाएगी महाराष्ट्र क्या है। अभी हम उनके ऊपर जवाब नहीं देंगे। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि जनता आने वाले समय में सब कुछ दिखाएगी। आपको बता दें कि इसी फैसले को लेकर संजय राउत का एक और बयान सामने आया। चुनाव आयोग के फैसले को खरीदा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ। बड़ा आरोप लगा दिया, चुनाव चुरा लिया, लेकिन मानुष हमारे साथ अभी भी है। तो संजय राउत की तरफ से एक और बयान दिया गया कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ। और ये भी आपको बता दें कि धनुष तो चुरा लिया, लेकिन मानुष हमारे साथ। तो अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीने में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए।
तो वहीं टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिल्ली टेस्ट में 6 विकेट से हराकर के सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। और खास बात तो ये रही कि भारत की दूसरी पारी में रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली ने 8 रन बनाते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का बल्ला हमेशा नए रिकॉर्ड बनाता रहता है और हर मैच में उनसे कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद रहती है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच भी अपवाद नहीं रहा, जहां कोहली ने एक महा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। किंग कोहली ने दूसरी पारी में 8 रन बनाते ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि दुनिया भर में 250 इनिंग से भी कम में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। विराट कोहली लगातार सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोहली ने 25,000 रन पूरा करते ही सचिन का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने का रिकॉर्ड पहले सचिन तेंदुलकर के पास था, जिन्होंने इसे 576 पारियों में हासिल किया था। लेकिन कोहली ने ये उपलब्धि 249वीं पारी में ही हासिल कर ली और इसी के साथ दुनिया में ऐसा करने वाले वो सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। वैसे कोहली को मिलाकर अब तक 25,000 या उससे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन 6 खिलाड़ियों ने बनाए हैं और वो हैं सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, महिला जयवर्धने, जैक कैलिस और विराट कोहली। वहीं विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय रनों की बात करें तो उन्होंने 106 टेस्ट मैचों में 8,195 रन, 271 वनडे में 12,809 रन और 115 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 4,008 रन बनाए हैं। विराट कोहली के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उनके चहेते खिलाड़ी इसी तरह मैच दर मैच बल्लेबाजी का हर रिकॉर्ड अपने नाम करते चलें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।